हिमाचल देश के ऊपर का ताज भी एक तरह से है। तो हम लोग ऊपर से ताज से शुरू करते हैं और फिर नीचे आते हैं। उनियाल साहब, स्वागत है आपका। जो रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए ऐसा है कि अभी इस पे मुझे ये लगता है कि इस पे बहुत माथापच्ची इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, परसेंटेज आ जाए, उससे कुछ कॉन्क्रीट कहा जाएगा। लेकिन मोर और लेस जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं, आपको लग रहा है उनियाल साहब? बिल्कुल। मैंने जैसे पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जनता और मतदाता चुनाव लड़ रहा है। शुरू में पिछली बैठक में भी मैंने इस बात को बताया था और उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ, स्वर्गीय डॉक्टर परमार ने जिस तरह की यातनाएं और कुर्बानियां हिमाचल राज्य को बनाने के लिए दी, उसके लिए आज का जो मतदाता वो इकट्ठा हो गया अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में। हर एक कंस्टिट्यूंसी में अब की बार गांव से लोग निकल करके ये कहने के लिए आए कि हमें जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती को हमें हिमाचल में स्वीकार करना चाहिए और हिमाचल की अस्मिता के लिए और हिमाचल को जिस डॉक्टर परमार ने बनाया उसको एक खुशहाली दी और पूरे देश में पहला हिमाचली राज्य बन जाने के बाद एक नई बयार भारत के उत्तरी संभाग के हिमालयी राज्यों में बही, उसको हमको टूटने नहीं देना है और कांग्रेस को इसका श्रेय मिला। मैंने कई कंस्टिट्यूंसी में लोगों से बातचीत की और उदाहरण के लिए मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी चौपाल के बारे में कहना चाहूंगा कि चौपाल में भले ही तिकोना संघर्ष में फंस गई है सीट, सभी सीटें हिमाचल प्रदेश में एक तिकोने संघर्ष और चतुष्कोणीय संघर्ष में फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी ने इसको कोशिश की इस बात की कि ये त्रिकोणीय संघर्ष बने, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता ने नकार दिया है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के भीतर ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है हिमाचल के मतदाताओं के मध्य, वो आई है कि अगर गुजरात अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ सकता है तो हिमाचल का ये जो प्रथम पर्वतीय राज्य है जिसने देश को एक नई प्रेरणा दी, ये क्यों नहीं अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ सकता है? तो आज हिमाचल में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि एक अस्मिता की लड़ाई लड़ी और उसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कांग्रेस वहां बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, मैं उनियाल साहब आपके पास आ रहा हूँ और प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं क्योंकि यहाँ का मुझे ठीक से पता है और मैं ये मानता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में तो बाकी जगह भी है। ये जो चुनाव आयोग है ये अपने ब्रांड एम्बेसडर करता है। जब कोई भी चुनाव आता है तो उस समय ये अपने ब्रांड, और उनको बड़ा पैसा दिया जाता है। अब ये भी चीज समझ लीजिए, जो चुनाव आयोग, स्टेट चुनाव आयोग के जो मुख्य रूप से जो लोग होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं। और आप अगर, क्योंकि इस पे आरटीआई लग के ये जरा मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है, मिलता नहीं है। अगर ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो आप ज्यादातर देखेंगे वो किसी आईएएस का कोई रिश्तेदार, नातेदार, बीवी, भाई, भतीजा, भतीजी, एनजीओ, उसकी कोई संस्था, कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप है और वो करोड़ों का पेमेंट होता है। तो एक जैसे है ना कि आपदा में अवसर, सब लोग कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। अब वो क्योंकि जो भाई साहब वहां बैठे हुए हैं स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट के होके वहीं पे अपना कुछ किए जा रहे हैं। अब वो कोई गाना गाएगा, कोई ढोल बजाएगा, उसी का पैसा मिल रहा है। किसी को लाखों रुपए ढोल बजाने के मिल रहे हैं, किसी को गाना गाने के कई लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा ये सब भी है जो हमारे यहाँ होता है। मैं उनियाल साहब आपके पास आऊंगा और इस एक जो प्रदीप चौहान साहब ने कहा उसी बात को आगे बढ़ा दूं। इलेक्शन जब शुरू हुआ तो असल में होता क्या है कि इन चीजों को हम लोग जनरली परस्यू नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो तो गुजरात में एक एडवाइजरी निकली थी
कि जितनी इंडस्ट्रीज थी वो करीब 1000 के ऊपर इंडस्ट्रीज, या अमिता जी को मैंने उस समय कहा भी था कि अगर कहीं से कुछ ये कागज मिल जाए, फिर वो कोशिश हम लोगों ने की थी। उस समय इंडस्ट्रीज को एडवाइजरी हुई थी कि आप अपने यहाँ इंश्योर करिए कि आपके सारे लोग वोट दें, और जो वोट न दे उसका नाम शेमिंग, वोटिंग एंड शेमिंग लिस्ट, उसकी शेमिंग लिस्ट बनाइए, उसको डिस्प्ले करिए कि इन साहब भाई साहब ने वोट नहीं दिया, उसको शेम करिए। अब ये तो बेसिक, क्योंकि उसी समय हो हल्ला मचा, उस समय ये हुआ कि ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अगेंस्ट वायलेशन है, क्योंकि मेरा वोट ही वो नहीं रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये जो एक इस बार बिल्कुल साफ हो गया कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल सरकार के साथ है। इस पे कुछ आपको लगता है कि हिमाचल में कोई रोक लगी, कि हिमाचल में भी सरकार के साथ वैसे ही इंस्टीट्यूशंस है? नहीं, हिमाचल में ये स्थिति नहीं है। हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का, जैसे कि अभी अभी कहा गया, हिमाचल का चुनाव लड़ा है सेब उत्पादकों के द्वारा, हिमाचल का चुनाव लड़ा गया है वहाँ के किसानों के द्वारा, हिमाचल का चुनाव लड़ा गया है वहाँ के अपर क्लास, और अपर क्लास के साथ साथ जिनको हम दलित कहते हैं, वहाँ हरिजन कहते हैं, उनके द्वारा। वहाँ हिमाचल में तो एक तूफान है जनता का कि वो मोदी साहब को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से देश को चलाना चाहते हैं उस तरह से हमारा हिमाचल चलने वाला नहीं है। और एक बात का मुझे डर है, वो डर अभी भी है, कि जो अगर छेड़खानी न की मोदी साहब ने और हमारे गृह मंत्री ने, अगर उसके साथ छेड़खानी नहीं की, तो हिमाचल प्रदेश में 45 से 48 तक और 50 तक की सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। और उसमें कांग्रेस का रोल नहीं है, उसमें उसमें वहाँ के सरकारी कर्मचारियों का, उसमें वहाँ के किसानों का, उसमें वहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं का एक रोल है। और हिमाचल एक नया संदेश देने जा रहा है देश को कि मतदाता अगर अपने वोट की कीमत का ठीक ढंग से प्रयोग करे तो मोदी साहब जिस तरह से देश को हाँकना चाहते हैं उस तरह से अब ये 2024 और 2022 के बाद ये देश चलने वाला नहीं है। और इसका संदेश हिमाचल प्रदेश के मतदाता देश को देने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है।